औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल डायरी ऑफ पंजाब बार काउंसिल। तो लेक्चर से पहले मैं तलावते कलाम पाक के लिए दावत दूंगा हिफ्ज़ा राजपूत साहिबा को आए और तलावते कलाम पाक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। नाते मकबूल के लिए मैं दावत दूंगा तमास नज़ीर साहब वो आए और नाते मकबूल पे
हाँ, जज़ाक। अब मैं लेक्चर के लिए दावत दूंगा हाफिज़ अहमद रज़ा साहब को, वो आएँ और लेक्चर का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी राना अमजद साहब, एडी चौधरी लाइब्रेरी सेक्रेटरी और मेरे तमाम हाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। लीगल एजुकेशन कमेटी में जब मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई और उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात चल रही थी, तो उसमें जो लीगल प्रोफेशन में आने वाले जो साथी हैं, उनके लिए जो उनका दर्द और उनके लिए जो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद जो इन्होंने किया, उसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हम हमेशा जब आने वाले मुअज़्ज़िज़ वकला जो जूनियर्स कहलाए जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ये खदशा रहता है और वो बहुत ज़्यादा एक गिला करते हैं कि सीनियर्स हमें समझाते नहीं हैं और हमें बताते नहीं हैं। तो उनके हवाले से मैं एक ये बात करना चाहूँगा कि जब आप इंस्पिरेशंस लेके आते हैं और जिन अशख़ास की इंस्पिरेशंस लेके आते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कितना वक्त इस प्रोफेशन को दिया है। आज भी हमारे मोहतरम भाई एतजाज़ एहसन साहब हमारे सीनियर हैं, लतीफ़ खोसा साहब हमारे सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आप कभी उनकी ज़िंदगियों के अंदर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि उन सब ने इस प्रोफेशन को के साथ डेडिकेशन के साथ इसको सीखा है पहले, और हर एक ने अपने घर के अंदर अपनी एक अलहदा से लाइब्रेरी बनाई हुई है और 24 घंटों के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे सोने के लिए देते होंगे। उसके अलावा अगर आज उनसे किसी लीगल पॉइंट पे बात की जाए तो वो फिंगर टिप्स के ऊपर सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आपको फिंगर टिप्स के ऊपर उनके वर्ड्स तक बता देंगे। तो ऐसा है, उन्होंने क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने इस प्रोफेशन को एक इबादत के तौर पे लिया था। आप लोग जो आ रहे हो, आप लोग पहले से ही वो इंस्पिरेशंस जो लेते हो टीवी चैनल से, एक बीएमडब्ल्यू से एक वकील साहब उतर रहे हैं और लाखों करोड़ों के वो फीसें ले रहे हैं, तो आपने कभी उनके पीछे उनकी मेहनत को कभी नहीं किसी ने उजागर किया, कभी किसी ने उनकी रातों को भूखे भी सोए हैं। वो मुझे आज भी ऐसे वकला मैं उनसे मिलता हूँ जो आज भी अपनी जेब के अंदर चने रख के चलते हैं और जब भूख लगती है तो 2 चने खा लेते हैं और साथ में पानी पी लेते हैं। तो मेरे जितने यंगस्टर्स हैं, उन सब से सिर्फ मैं ये कहूंगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आपने सुना होगा, तो कम से कम एक एक फुट स्टेप के ऊपर चलते 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 आप आप भी उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जब इन लोगों ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करना है। हम सब ने जाना है यहां से। तो इसी सिलसिले को कि हमारे अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो, हम एक वकील जब बात करें किसी पॉइंट पे तो उसके मुंह से लॉ निकलना चाहिए, गाली गलौज के अलावा, गाली गलौज नहीं, उसके लीगल पॉइंट्स निकलने चाहिए। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं लतीफ खोसा साहब के, एतजाज एहसन साहब के, तो कभी आपने देखा है कि उनके मुंह से जब वो बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो लॉ की नई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। बहुत से लर्न काउंसिल जो है वो उनसे सीखती हैं और करते हैं। इसी सिलसिले में हमारी जो बार काउंसिल्स हैं, उसके अंदर पंजाब बार काउंसिल जो पंजाब प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है, हमारी एक मुअज़्ज़ज़ हमारा एक अदारा है पंजाब बार, तो उन्होंने भी इसी सिलसिले में यंगस्टर्स के लिए जो नए जूनियर्स आते हैं उनके लिए कुछ ऐसे काम किए गए हैं कि जिनको उजागर करना हम सीनियर्स की जो है वो वक्त की जरूरत है कि कम से कम हम ये बता सकें कि ऑलरेडी जो काम हो चुके हैं, अब हमने इससे आगे जाना है। तो इसी सिलसिले में हम जब हर साल
पंजाब बार कौंसिल एक लीगल डायरी इशू करती है, जो कि हम वकला के लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, कि जिसके अंदर हम अपने डेली केसेस लिखते हैं, हम अपने केसेस की तरतीब लिखती हैं, उसके अंदर हमें कोई काम करना है, तलबाना देना है, नोटिस कराने हैं, एविडेंस के लिए है, तैयार करनी है नहीं करनी, कोई डेट लेनी है, तो उसके बारे में हम उसे लिखते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको सरप्राइज होगा, जो मेरे यहाँ पे जूनियर्स बैठे हुए हैं, कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको अगर आप एक एक करके चलें तो 365 दिन के ऊपर जिस तरह इस जो डायरी है उसको क्लासिफाई किया गया है, तो आप ठीक 1 साल बाद, वैसे तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया है, इन्होंने 2 साल बाद लाहौर हाईकोर्ट बार का लाइसेंस रखा है। सिर्फ 1 साल बाद अगर आप सिर्फ इस डायरी को फॉलो करते हो तो सिर्फ 1 साल बाद आपके अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी कि आप पूरे पंजाब प्रोविंसेस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर कोई आपको हरा नहीं सकता। अभी मैं हाईकोर्ट बार की तरफ नहीं गया, और मैं सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस और इसके अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं, मैं सिर्फ उसकी तरफ अपने जो है यंगस्टर जो है जो गिला करते हैं उनकी जो है तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। तो मैं इसको शुरू करूंगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पंजाब बार के मेंबर्स ने, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने इसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया। हम जब भी डायरी को ओपन करते हैं तो मैप के बाद हमें जो सबसे पहली जो सफ़ा मिलता है उसके अंदर उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान, और ये आयत करीमा आपको लाहौर हाईकोर्ट लाहौर के लोगों के अंदर भी नजर आती है। देखिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लीगल फर्टेलिटी, अदालतें, लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर और जितनी भी चीजें लॉ के अंदर मौजूद हैं, अगर उसके अंदर एक कोमा भी लगा है, एक फुल स्टॉप भी आया है, हाइफन भी आया है, कोई एक वर्ड आया है, तो वो बगैर किसी वजह के किसी ने उठा के नहीं रखा, उसके पीछे भी लेजिस्लेचर की दिन रात की मेहनत है। और ये जो डायरी जिसके अंदर इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान का जिक्र है, कि बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अदल और इंसाफ और एहसान, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और यहां पे कैटेगोरिकली अदल का नाम लिया गया, बिलादल, जिसका उन्होंने इंसाफ का वर्ड जो है वो इसका तर्जमा निकाला है। लेकिन अदल क्या है, इंसाफ क्या है, इसके लिए मैं आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मैंने औरिया जान मकबूल का एक मैं कॉलम पढ़ रहा था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया, इन दो वर्ड को। वो बताते हैं कि जामिया नईमिया के अंदर वो एक दफा उलमा कराम से बैठे हुए थे, तो वहां पे मुफ्ती साहब थे, तो उनसे वो बात कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद एक बच्चा 2 तरबूज उस्ताद मोहतरम के पास लेके आया, तो उसने कहा कि सर ये तरबूज, तो आपने कहा जाओ बच्चे, वो आलम दीन ने कहा जाओ बच्चे जाके ना छुरी लेके आओ। वो गया लेके आया, तो आपने क्या किया, आपने उस आलम दीन ने तरबूज को दरमियान से इक्वली काटा दोनों को, उसमें से आधा हिस्सा उठा के दूसरे तरबूज के साथ रख दिया पहले के साथ, और पहले का आधा उठा के दूसरे तरबूज के साथ रख दिया। तो मैंने, औरिया मकबूल साहब जान साहब ये कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों किया। उन्होंने कहा यार मेरी 2 बीवियां, तो मैं उनको ये जो है तरबूज दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा वो आप तो पूरे का पूरा उठा के दे सकते थे, आपने सिर्फ उसको आधा आधा क्यों किया। तो उन्होंने कहा मैंने ये इसलिए किया कि अगर मेरी बीवी जो पहली बीवी है उसके पास जब तरबूज जाए तो उसे पता हो कि दूसरी के पास कौन सा तरबूज गया, तो उसका जायका क्या है, और दूसरी के पास जाए तो उसे पहली को पता हो कि इस तरबूज का जायका क्या, उसे भी वही मिला मुझे भी यही मिला, यही तो इंसाफ है और यही तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स है। इंसाफ मैंने पहली दफा वहां से सीखा। और जब अदल की बात आई, उसी कॉलम के अंदर औरिया मकबूल जान लिखती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया जिसके अंदर एक फातिमा नामी लड़की जिसने चोरी की, चोरी का उसके ऊपर इल्जाम आया, तो उसके वालिद ने इस्लाम के लिए बहुत पैसा और बहुत चीजें जो हैं वो दी थी। तो उस सिफारिश आ गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आप
इसको जो है, इसकी जो हाथ काटने की सजा है, इसको थोड़ा सा कम कर दें, कोई फाइन कर दें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती, वो इन्वॉल्व होती, तो मैं उसका हाथ काटने के हुक्म देता। ये है अदल, इंसाफ वो था, और ये है अदल। और अब ये दोनों चीजें जो करता है, वो मुआशरे के अंदर एक एहसान की फजा पैदा करता है। अभी जब आके हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का आगे एक पूरा इसी जो डायरी के अंदर उन्होंने दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरह अदालत ने और किस तरह इन चीजों ने चलना है। तो हम आगे चलते हैं, मुख्तसर करता हूं, वरना इसके एक एक सफे के ऊपर अगर मैं बोलना शुरू करूं तो एक घंटे इसके लिए दरकार है, लेकिन मैं आप सारा दिन जो है मसरूफ रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। उसके बाद मोहर नबूवत, और उसके अंदर अना खातमुन नबीयीन, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है, हमारे आखिरी नबी हैं। तो देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन एनी एस्पेक्ट, इन एनी रेफरेंस, इन एनी रिलेशन। तो ये बहुत खूबसूरती है इस उस अहद की जो पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स ने हमें याद रखवाने के लिए, हमें करवाने के लिए उन्होंने इस डायरी का हिस्सा रखा। उससे वेरी नेक्स्ट जो है, वेरी नेक्स्ट उन्होंने खुतबा हज्जतुल विदा 10 हिजरी, जिसे गोरा चार्टर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी कहता है, उसको इन्होंने हिस्सा बनाया पंजाब बार की डायरी के अंदर। चार्टर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको यूनाइटेड नेशन ने अपने चार्टर के अंदर भी शामिल किया हुआ है, इसकी बहुत सारी क्लासेस। तो हमारे पास हमारे मेंबरान, हमारे सीनियर्स हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हुए हैं। अब अगर हम सिर्फ उन्हीं के बताए हुए फुटस्टेप के ऊपर ही चलते जाएं, तो हम बहुत जल्दी अपने प्रोफेशन के अंदर अपना नाम कमा सकते हैं। उसके अंदर से हज्जतुल विदा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि पंजाब बार काउंसिल में जिस तरह पहले फतह मक्का के ऊपर एक सेमिनार रखा गया, इसी तरह ईद के बाद जो है सिर्फ खुतबा हज्जतुल विदा 10 हिजरी को जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसके ऊपर भी एक सेमिनार रखा जाए, ताकि उससे भी हम मुस्तफीद हो सके। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने सिर्फ इख्तिसार के साथ जो है इसको बयान किया है, और ये भी एहसान है बार का कि उन्होंने हमें इसको भी याद दिलाने के लिए जो है इसको इसका हिस्सा रखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया कि जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक मेरा वो पैगाम पहुंचा दो जो यहाँ मौजूद हैं। और ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम जिस तरह हमारे सीनियर कई लाखों वकला दुनिया से जा चुके हुए हैं। आप इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब की जो है थी अदलिया बहाली की तहरीक थी, उसके अंदर उस वक्त मैं दुनिया टीवी चैनल में एज अ कैमरामैन काम कर रहा था, तो मैं उसका विटनेस हूँ कि किस तरह वकला ने जाने दी हैं, चीजें दी हैं। तो ये तमाम चीजें बताना यंगस्टर्स को इसलिए जरूरी है कि जब आप गिला करते हो तो थोड़ा नरम कर लिया करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नरम कर लिया करो, ताकि आप लोग कम से कम इन चीजों को समझ तो सको, इसकी इंपॉर्टेंस। और ये तो पहला कायदा है, प्रैक्टिकल लाइफ जो आपकी है, जो चीज के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है, ये तो उसका पहला कायदा है जो आपको पढ़ना नहीं आ रहा। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक मैसेज है, यू विल नो डाउट एग्री विद मी that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state। इसके ऊपर अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 4 से 5 घंटे चाहिए, और वो इसके अंदर थोड़ा सा सियासत का भी रुख निकल आएगा, रियासत का भी निकल आएगा। तो इसके अंदर हमें अगर इसको पढ़ाया जाए कि ड्यूटी क्या है, रियासत क्या है, उसके अंदर लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, तो हम प्रॉपरली इसको समझ सकेंगे। उसके बाद यहां पे मैं जो पंजाब बार काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे जो खलीफा दोम है, उन्होंने अपॉइंट किया था अबू मूसा अशरी को, गवर्नर बनाया था कूफा का। ये इतना रेलेवेंट है हमारे जुडिशल सिस्टम के साथ कि मेरी ख्वाहिश ही है, और अभी मैंने कुछ सिफारिशात भी कमेटी को पेश करनी है कि इनको सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। इन चीजों को, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने खून क्या, उन्होंने अपनी सारी जिंदगियां जो है इंसाफ के लिए, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले अदल आता है। इसके अलावा तो वो तो हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं आती।
इसको मैं थोड़ा सा इख्तिसार के साथ जो है बयान करूंगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज अ ड्यूटी। द कोर्ट मस्ट ऑब्जर्व इक्वालिटी बिटवीन द पार्टीज, मस्ट observe equality between the parties so that the weaker party may expect justice and stronger may not expect concession। क्या खूबसूरत वर्ड हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक प्रिंसिपल दिया। ये कहते हैं इंसाफ, कि आपने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। इसीलिए आप फेयर ट्रायल की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। उसके बाद ये ड्यूटी है प्लेंटिफ की कि उसने अपने केस को क्या करना है, साबित करना है। लेकिन डिफेंडेंट जो है वो ऑन ओथ अपने आप को डिफेंड करेगा। तो जो भी यहां पे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में ये ऐसे फजूल चीज नहीं है कि आप ये कहें जी कि ये लफ्ज छड़ो जी, कोई मसला नहीं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। और अगर यहाँ पे एक सेमिनार यंगस्टर्स के लिए सिर्फ इस डायरी को यूज करने का और उसको समझने का बता दिया जाए तो उनके बहुत सारी ग्रीवियंसेस जो है वो खत्म हो सकती है। उसके बाद एक बहुत अच्छा काम जो पंजाब बार काउंसिल ने किया कि उसने लिस्ट ऑफ मेंबरान दे दी कि 5 साल के लिए जो आपके इलेक्टेड मेंबरान आते हैं उनको आप देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं, उनके मोबाइल नंबर लिखे हैं। अच्छा, ये क्यों किया? ये ऐसे में नहीं किया कि सिर्फ एक जो है उन्हें ओनर देना था। उन्हें तो ओनर ऑलरेडी हम जो है वो वोट के जरिए दे चुके हुए हैं। वो हमारी बार के अंदर बैठे हुए हैं, पंजाब बार काउंसिल के अंदर बैठ के हमारे लिए काम कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे तक पहुंचने भी नहीं देते और उससे पहले हमारे आने वाली हिंड्रेंस जो है उनको वो खत्म कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से किसी से सवाल पूछूं तो कोई यहाँ पे बिहाड़ी से बैठा हुआ है, कोई मुजफ्फराबाद से बैठा हुआ है, कोई साहिवाल से बैठा हुआ है, कोई गुजरावाला से बैठा हुआ है। तो क्या आपको पता है कि आपकी उस स्पेसिफिक बार से कौन सी सीट पे कौन सा मेंबर इस वक्त पंजाब बार काउंसिल में बैठा हुआ है? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पंजाब बार काउंसिल, आपको वहां पे जाके एक्सेस करना पड़ेगा या आपको अपने मौजूदा सदर के बारे में पूछना पड़ेगा। जबकि इस डायरी के अंदर आपको पूरे पंजाब बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल के तमाम मेंबरान के नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिहाड़ी गए हैं, आपको वहां पे कोई मुश्किल आ गई है तो आपका मेंबर वहां मौजूद है, क्यों आप उसे कॉल ना करें और क्यों उसे अपनी मदद के लिए ना पुकारें? क्यों उसे आप ये ना कहें कि मैं इस वक्त इस मसले में फंसा हुआ हूं, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा वकील भाई हूं? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम जाते हैं, चले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज के अंदर सैरो सियाहत करने के लिए, तो क्या हमें पता है कि हम जिस जगह से गुजरते हुए जा रहे हैं वहां पे कितनी बार काउंसिल्स हैं और उनके अंदर मुतलका उस वक्त का मौजूदा सदर कौन है? आपको ये डायरी बताएगी, आपको ये डायरी बताएगी। और इसे आप अपने साथ लेके जाते तो उसी वक्त आप कॉल करेंगे उसे, 15 से पहले भी आप अपने वकील भाई को कॉल करेंगे। ये एक ऐसी बला है ये डायरी। अभी मैं इसको मजीद, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था और मुझे डर है कि कहीं टाइम तवील ना हो जाए, तो मैं इसे इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूं। आप कहीं भी गए हैं, किसी भी जगह पे, शादी ब्याह पे गए हैं, आपके पास टाइम है 2-3 घंटों का, आप वहां के बार के सदर से मुलाकात करें। इससे होगा क्या? हमारा जो ये पंजाब बार काउंसिल है, मेरा ख्वाब है कि हमारी जो हमारे वकला भाइयां एक इंस्टीट्यूशन बन सके, एक इंस्टीट्यूशन। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि हम सब मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बने। और एक इंस्टीट्यूशन हम तब बनेंगे जब मुझे पता होगा कि कसूर बार के अंदर जो सदर है मेरा उससे डायरेक्टली एक्सेस है। इससे बड़ी एक्सेस क्या होगी कि हम वजीर आजम से एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। अभी मुझे एक बात याद आई है, मैं चेयरमैन लीगल कमेटी से अर्ज करूंगा सर कि सिर्फ एक लेक्चर या एक सेमिनार सिर्फ पंजाब बार काउंसिल के फंक्शंस के ऊपर रखें कि वो ऑपरेट कैसे कर रही है, वो हमें फैसिलिटेट कैसे कर रही है और उसके अंदर कौन कौन सी कमेटियां जिनको लोग हेड कर रहे हैं। जब तक सर हम ये वाली इंफॉर्मेशन अपने वकला भाइयों को नहीं बताएंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं अप होना। हम अपने अदारे से ही नहीं करते।
इसी तरह लाहौर बार के अंदर आपकी कमेटियां बनी हुई है। कितने लोग जानते हैं कि बात क्या है? मुझे आज भी याद है कि हाई कोर्ट के अंदर मैं बैठा हुआ था, तो एक जूनियर ने कहा सर मुझे इसका रेलवेंट लॉ जो है वो नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से बात की, उन्होंने कहा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, और ये एक आपका नेचुरल जस्टिस है। अल्लाह ताला ने भी कल आपको कहना रोजे मैजर इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ सीख लिया, जहाज चलाने सीख लिया, डॉक्टर बनना सीख लिया, नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा, नहीं सीखा तो प्यार करना नहीं सीखा, नहीं सीखा तो एक दूसरे की हेल्प करना नहीं सीखी। तो हमें जो है ये डायरी के अंदर, जब तक हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को नहीं जानेंगे, जब तक हमारा उनके दरमियान गैप खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक हम एक इंस्टीट्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। तो लिहाजा इसके अंदर आपकी ये जो ग्रीवियंस है ये खत्म की गई है, और इस डायरी के अंदर आपको पंजाब बार काउंसिल के 2021 से लेकर 2025 तक 5 साल के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके बकायदा मोबाइल नंबर लिखे गए हैं और उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखे गए हैं, और बकायदा डिस्ट्रिक्ट जिन जिन सीट्स के ऊपर जो है वो हुए हैं उसके ऊपर जो है उन्होंने बकायदा तफसील दिया। लाहौर से मैं चूंकि हूँ तो मुनीर हुसैन भट्टी साहब का नाम है, बाबर वहीद साहब है, रुश्ता लोधी साहब है, हमारी बहन मजहर महमूद भट्टी साहब है, राना सैफुल्ला खान है, अनवारजाद सुरा साहब है, और इसी तरह लाहौर में कामरान बशीर मुगल है, अदीब असलम भिंडर है। मतलब कि आपके पास लाहौर में 10 से 12 मेंबर हैं, तो आप क्यों नहीं मिलते उनसे? उन्होंने तो कभी किसी को नहीं रोका, उन्होंने तो कभी किसी को यह नहीं कहा कि हमें फोन ना करना। तो आप कम से कम जाने, जब तक आप जानेंगे नहीं उस वक्त तक आपको जो है वो उसका अदराक नहीं होगा कि पंजाब बार काउंसिल हमारे बारे में क्या क्या कर चुकी है। उसके बाद जाती यादा जिसके अंदर नाम लिखा होता है, चीजें लिखी होती है, यहां पे मैं सिर्फ 2 चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करूंगा कि खुदारा कम से कम अपना ब्लड ग्रुप जरूर लिखें और एक इमरजेंसी नंबर जरूर लिखें, ताकि अगर आपको कोई इमरजेंसी हुई और ब्लड की जरूरत है, ये डायरी जो भी खोले उसे फौरन पता चल जाए कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। वैसे तो आपके कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन आपका बटुआ कोई चोरी कर ले, डायरी को किसने चोरी करना है? कितने की बिकेगी? इस पर तो एक समोसा नहीं आना, लेकिन आपके लिए ये करोड़ों की है। उसके ऊपर आप अपना इमरजेंसी नंबर लिखें, उसके ऊपर अपना ब्लड ग्रुप लिखें, ताकि आप जो है उसको, जो भी उसको उठाए फौरी तौर पे वो राब्ता करे, और आपको उसी वक्त जो ब्लड की कमी की वजह से लोगों की डेथ होती है, कम से कम मेरे वकला भाई जो हैं, सारे इंसान बराबर हैं, कम से कम वो बच सके। ऐसे ऐसे नगीने हैं मेरे भाई कि जो आगे जाके, जिन्हें मैं देख रहा हूं कि वो हमारे लीडरान है, जिन्होंने हमें सहारा देना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस वक्त मौजूद है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट, लिमिटेशन एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट जो है, आपने जब अपने पेपर दे रहे थे तो उस वक्त आपने उसके कुछ आर्टिकल्स जो है वो याद किए होंगे, बाकायदा प्रॉपर क्लासेस भी ली होंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आते हैं और इस डायरी को आप पकड़ेंगे तो आपके पास कोई भी केस आता है तो आप क्या करेंगे? आप उसे उसी वक्त लिमिटेशन एक्ट के ऊपर देखेंगे कि यार ये फॉल भी करता है कि नहीं करता। इसके लिए आपको अब सीनियर की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आपको चीजें आएंगी, लेकिन जो लॉ लिखा हुआ है उसको आप जो है बता सकते हैं फौरी तौर पे। आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा यार मैं जरा तुम्हें ना अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा। अगर आप रोज का एक आर्टिकल पढ़ते जाते हैं, सीनियर ने आपको बताना है कि कंडोनेशन ऑफ डिले सेक्शन आर्टिकल 5 को आपने किस तरह उसके साथ चलना है, वो आपकी प्रैक्टिस है जिसको आप लेके चलोगे। लेकिन आप जो है, जब भी आपका क्लाइंट आपको फोन करता है या पूछता है तो उस वक्त प्रॉम्प्ट आपके पास कोई चीज मौजूद है, वो पंजाब बार काउंसिल की डायरी है जिसको आप फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और याद रखना, ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप ये कहोगे यार इसके बारे में मैं नहीं जानता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कोई बुरी बात नहीं। मैं आज भी, कोई मुझसे सवाल करता है मुझे नहीं पता होता, मैं कहता हूं सॉरी यार मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा। गलत बताने से बेहतर है खामोशी, और सही बताना उस वक्त होगा जब आप लर्न करोगे, जब आप अपने अंदर से ये कमियां पूरी करोगे। और आपको आपने ही बदलना है, कोई बाहर से नहीं आएगा। उसके बाद वेरी नेक्स्ट,
कोर्ट फी एक्ट। अब जो बच्चा या बच्ची जब भी वो इस प्रोफेशन में आते हैं वो इस डायरी को उठाएं तो कोर्ट फी एक्ट के लिए उन्हें अब एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बुलेट पॉइंट्स हैं मालियत के हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने कोर्ट फी लिखी हुई है। अब यहां पर सिर्फ एक समझना क्या है, हमने इसको समझना क्या है, समझना ये है सूट इवेल्युएशन एक्ट 1887 को समझना है, स्टैंप एक्ट और कोर्ट फी एक्ट। सूट इवेल्युएशन एक्ट आपको बताता है कि आपके सूट की वैल्यू क्या है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, और वो वैल्यू क्या होती है, वो तनाज़ा जो दो पार्टीज के दरमियान होता है उसकी मालियत को कहते हैं वैल्यूएशन। सिंपल, जो आपका दावा है, जो आपका डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज है, उसके अंदर आपने जितने रुपए क्लेम किए हैं वो आपके सूट की वैल्यूएशन है। उसके बाद उस वैल्यूएशन के ऊपर आपको आ गया कि मेरी कितनी इसकी वैल्यू है, उसके बाद आ जाती है कोर्ट फी। कोर्ट फी सिर्फ आपको वो डिजिट बताती है पैसों में कि इसके ऊपर कितने पैसे लगने हैं, और स्टैंप एक्ट बताता है कि वो पैसे किस शक्ल में लगने हैं। मैं रिपीट करता हूं कि आपका डिस्प्यूट हुआ या पार्टीज का डिस्प्यूट हुआ, जिसका भी हुआ, आपके पास वो आया, उसने कहा कि मेरी गाड़ी जो है वो डैमेज हो गई है, 50 लाख का नुकसान हुआ है, 10 लाख का हुआ, 20 का हुआ, या मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा पार्टनर जो है वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो जितनी अमाउंट डिस्प्यूटेड है उस सूट के अंदर, उसकी वैल्यूएशन जो किस तरीके से करनी है, क्या वैल्यूएशन होगी, वो सूट वैल्यूएशन एक्ट बताता है। उस वैल्यूएशन के ऊपर कितनी कोर्ट फी लगनी है, ये आपको कोर्ट फी बताता है, और वो कोर्ट फी किस शक्ल में लगनी है, 2 रुपए की टिकट की शक्ल में लगनी है, 5 रुपए की शक्ल में लगनी है, आपके स्टैंप ड्यूटी की शक्ल में लगनी है, वो आपको स्टैंप एक्ट बताता है। इसके अंदर भी उन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है कि जिसके अंदर आपको, अगर आप कोई भी बच्चा इसको एक दफा पढ़ ले तो उसे सीनियर के पास जाके सीनियर का टाइम जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीनियर ऑलरेडी केसेस के अंदर इतने स्टक हुए होते हैं कि मैंने कई सीनियर्स को जानता हूं कि सारी सारी रात गुजर गई और वो बैठ के सोचते हैं कि मैंने इसका हल कैसे निकाला, और ऐसे में आप पूछें सर जी मैं सवेरे गया सी तलवाना जमा कराया, जब बनाया थे 10 तो आप खुद मुझे बताएंगे जब आप सीनियर होंगे तो आप क्या कहेंगे कि बच्चे ये तो आपका काम है, ये तो मुंशी का काम है। आप उससे पूछ लो, कंसंट्रेशन जो है सीनियर की वो टूटने नहीं दे। तो पंजाब बार काउंसिल चूंकि हमारे सीनियर्स हैं तो उन्होंने इस चार्ट को भी इसका हिस्सा बना दिया कि आप जितनी वैल्यू होगी, आप जिस तरह 25,000 रुपए की जो सिविल मुकदमात है उसके ऊपर कोई कोर्ट फी नहीं है। अब मुझे आप एक बात देखें, आपके सीनियर ने आपको एक ड्राफ्ट दे दिया, आपने उस पर काम किया, आपने फाइल तैयार की, या ओपोनेंट पार्टी ने केस फाइल किया और उसके अंदर उसने कोर्ट फी जो है वो नहीं लगाई सही, आप क्या गए, आपने जाके रिटन स्टेटमेंट की कॉपी रिसीव की और उसका जवाब तैयार शुरू कर दिया। और अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपके सामने पहले सबसे पहली बात होगी ये कितने का डिस्प्यूट है, इसके अंदर कितनी कोर्ट फी लगाई है, स्टैंप एक्ट ड्यूटी सही लगाई है, नहीं लगाई, तो सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट डिसाइड होगा, और अगर वो जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उस वक्त तक आप रिटर्न स्टेटमेंट का जो बार है आपके ऊपर 30 दिन का वो सस्टेन हो जाएगा। तो पहले मेंटेनेबिलिटी, अगर कोर्ट कहती है मेंटेनेबल है तो मैं जमा करवाने के लिए तैयार हूं, ये मेरा जवाब तैयार है सर, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सेक्शन 151 के अंदर जब आप कोर्ट के अंदर उसकी वैल्यूएशन बात करेंगे कि सर ये जो है मेंटेनेबल नहीं है अंडर द लॉ ऑफ लॉ, तो आप किस तरह बात करेंगे? इसके लिए आपको सीनियर की जरूरत है नहीं है, इसके लिए आपको अपनी अकल और अपनी मेहनत की जरूरत। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं या चीजें आती हैं, जी वकील साहब पसीना साड़ा मुआदा हो रहा है तो हमने बयाना लेना है। अब अगर आप इस डायरी में जाएं तो इस डायरी में बिल्कुल उससे वेरी नेक्स्ट है रसीद ज़रे बयाना। अब आपको किसी स्टाम्प फरोश के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीनियर को तंग करने की जरूरत नहीं है, आपने इस
डायरी के अंदर इस सफे को फोटोकॉपी करवा लो, ठीक है, या इसको जो है आप हाथ से लिख लो, या अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, लैपटॉप के बैठ के इन पेज के ऊपर खुद टाइप कर लो, और फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसको आपने उसकी रजिस्ट्री और उसके मुआहदे के मुताबिक पढ़ के करना। तो क्या मुश्किल है? वकालत कहां मुश्किल है? सिर्फ क्या है कि हमें वो राहबर, हमें वो बंदा नहीं मिल रहा जो हमें बताए, कान से पकड़े ना, कान से पकड़ के खींच के लेके जाए, चले सीधा हो जा, हमें वो बंदा नहीं मिल रहा वकालत के अंदर। अब यहां पे जो एक चीज सीखने की है, ये याद रखिएगा, यहां पे साथ ही पंजाब बार काउंसिल ने रसीदी टिकट का भी जिक्र किया है। सिर्फ इसमें मैं आपसे 30 सेकंड लूंगा। रसीदी टिकट क्या होती है? देखिए, आपने अभी तक अपनी स्टाम्प ड्यूटी को देखा है, 2 रुपए के टिकट को देखा है, 5 रुपए के टिकट को देखा है, ये रसीदी टिकट नहीं है। रसीदी टिकट जो है वो वर्टिकल होता है और 2 इंचेस की एक रसीद होती है जिसको ऊपर वाक्य लिखा भी होता है, रसीदी टिकट, जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलती है, और एक वाइट सफा जिसके ऊपर आपने ये रसीद ज़रे बयाना लिखा है, उसके साथ आप उतनी मालियत का टिकट लगा देंगे। नाउ इट इज इक्वल टू योर स्टाम्प। जितनी वैल्यू आपके उस स्टाम्प की है जिसके ऊपर आपने बयाने का किया है, उतनी ही वैल्यू इसकी है। रजिस्ट्रेशन जिस तरह आप उसकी करवाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बयाने की, उसी तरह आपने फिर इधर भी करवानी है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपको अथॉरिटी रिफ्यूज करे कि वकील साहब है गया तुसी ते करके नहीं आए, क्योंकि उसे पता है कि ये आया है ना, इसने सीधी टिकट सारी चीजें लगाई हैं, तो इसे कुछ आता है। फर्स्ट इंप्रेशन आपका बता देता है कि आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है कि नहीं। उससे आगे बहुत कॉमन यूज होने वाला हमारी आम जिंदगी के अंदर मुख्तारनामा खास बराए तकमील रजिस्ट्री दस्तावेज। अब आपको यहां पे स्टाम्प फरोश की भी जरूरत नहीं है, जिसको जाके आपने 500,000 2,000 3,000 फिर उसके नखरे उठाने हैं, कोई जरूरत नहीं है। इसको भी आप वाइट पेज के ऊपर उसी तरह रसीदी टिकटें लगा के, उसी तरह फिलिंग ब्लैंक्स करके आप इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन ये कब होगा? जब आप इस डायरी को परचेज करके अपनी सांसों का, अपने जिस्म का हिस्सा बनाएंगे। जिस तरह एक वकील के लिए जरूरी है यूनिफॉर्म, उसी तरह उसके लिए ये डायरी जरूरी है। अब इसके अंदर उन्होंने नीचे नोट भी दिया हुआ है कि अगर आप रजिस्ट्री जो है, ये मुख्तारनामा खास जो है, अगर आप रहन के लिए करवाना चाहते हैं तो सिर्फ वर्ड चेंज होंगे। क्या होंगे? सिर्फ वर्ड चेंज होंगे। ठीक है जी, बैग की जगह रहन लिखेंगे आप, और मुश्तरी की जगह मुतहरन लिखेंगे। तो क्या मुश्किल है? मुझे बताएं कि हम किसी के पास जाने की बजाय सीनियर को तंग करने की, हाँ, आप सीनियर से जब बना लेंगे ड्राफ्ट तो एक फाइनल ओपिनियन लेने के लिए, इस तरह आपके सीनियर जो है वो भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहाल होगा कि नहीं, ये बंदा जो है मेहनत कर रहा है, चीजें कर रहा है। इसी तरह मुआशरे के अंदर जब एक वकील जाता है, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मेरे सीनियर ने कहा था, अगर मैंने तुम्हें किसी भी रेडी के ऊपर कोई चीज खाते, किसी भी फट्टे पे बैठा कोई चीज खाते, किसी भी जगह पे खड़े होते यूनिफॉर्म में मैंने तुम्हें देख लिया तो मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है, मैंने दूसरी बार नहीं पूछनी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। क्यों? डिग्निटी, ऑनर। हम वकला का एक ऑनर है, डिग्निटी है। हम खुदा की उस कुर्सी के साथ जुड़े हुए हैं, इंसाफ के साथ। हमारी एक आइडेंटिटी, हमारी एक अलग शनाख्त है, हमने उसको तबाह के कर दिया हुआ है। सब्जी लेने जा रहे हैं तो साथ शापर पड़ा है, कद्दू पड़े हुए वकील साहब ने तो जा रहे हैं, तो क्या मजाक है ये? आप घर जाए, यूनिफॉर्म चेंज करके दोबारा चले जाएं और वो चीज को लें, लेकिन डिग्निटी और ऑनर के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लीडिंग। प्लीडिंग के अंदर उन्होंने ऑर्डर 6 रूल 1 2 ज़ाब्ता दीवानी लिखा हुआ है, क्यों नहीं पढ़ते? केस फाइल करना है ना, तो क्यों नहीं पढ़ते? यहां लिखा हुआ है
रहनुमाई चाहिए, पंजाब बार कौंसिल की डायरी उठा लो। सीनियर बिजी है, क्यों तंग करते हो? और कहीं भूल गए हो, डायरी दोबारा उठा लो। दूसरा केस किया है, तीसरे में भूल गए हो, डायरी दोबारा उठा लो। क्या जरूरत है किसी की तरफ जाने की, देखने की? आज की इस लेक्चर के अंदर आप इतने खुद मुख्तार जरूर हो जाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जरूर हो जाएगा कि हाँ यार, नहीं मैनू ऐ तो पता है केड़ी चीज कितने पई है, कौन सी चीज कहां पड़ी है, और मैंने वहां से उसे पिक करना है और मैंने उसे उठा के लेके जाना है। अभी मैं सिर्फ अगर इसके ऊपर आऊं, अर्जी दावा, बयान तहरीरी या जवाब दावा, तो ये एक पूरे 4-5 घंटे का एक लेक्चर है। लेकिन वक्त जो है वो मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मैंने अभी बहुत सारी चीजें आगे आपको बतानी है। अब मुख्तलिफ किस्म के दस्तावेज होते हैं जिनके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगनी होती है। जिस तरह पार्टनरशिप है, दो की पार्टनरशिप होनी है, और हम स्टाम्प फरोश के पास जाके पूछ रहे होते हैं, और भी कहना सर छो जी 1000 रुपए का ला लो, और छोड़ो जी 1000 रुपए 1100 का ला लो, मेरा 300 मैनू दे दो, जरा मैं कर लेना है, बाकी जो है वो कर ले। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इकरारनामा मासवाए बै, क्योंकि बै के अंदर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक जो है वो स्टाम्प ड्यूटी लगनी है। तो ये चीजें जो हैं वो ऑलरेडी आपको पंजाब बार काउंसिल यंगस्टर्स के लिए कर चुका हुआ है, और हर एक के लिए कर चुका हुआ है। इन महरूमियों से निकलना अब आपका काम है, वो कर चुके हुए हैं। उसके बाद नहीं, चाय ले जाए, मैं चाय नहीं पीता। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन मचलका शॉर्टी बॉन्ड। अदालतें बंद हैं, जब वक्त गुजर गया है, शाम 8-9 बजे आपके पास एक क्लाइंट आ गया, उसने क्या बेल करानी है, अब आपको मुचलका और बॉन्ड की जरूरत है, तो क्या करोगे? आप फिर सुबह होने का इंतजार करोगे? डेफिनेटली सुबह होने का इंतजार करेंगे। तो उससे कहीं बेहतर नहीं है कि डायरी उठाओ और यहाँ पे मुचलका जो लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लो, और रात को ही अपना शॉर्टी बॉन्ड तैयार कर लो, ताकि सुबह जब जाओ आप अपने क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट को आप उसी वक्त 5 मिनट के अंदर जमानत करवा के इंटरम और उसका मुचलका जमा करवा के भी बाहर आ जाओ, तो क्या वो आपको छोड़ेगा कभी? जिसके जहन में ये आइडिया है कि अदालतों के अंदर जिंदगियां खज्जल हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जो एक आम पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि वकील जो है हमें डेटों पे डेटे लेते हैं, सारा सारा दिन बिठाते हैं। आपने नहीं, मैंने, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैंने अपने क्लाइंट को सिर्फ 5 मिनट के लिए बुलाया, बस। मैंने कभी उसे सारा सारा दिन नहीं बुलाया, मैंने उसे कहा सिर्फ 5 मिनट चाहिए, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, और उससे पहले मैंने जाके वहां पे सारा काम किया हुआ है। ये मेरी ड्यूटी है, क्लाइंट की ड्यूटी नहीं है कि वो आपका इंतजार करे। ये काम होता था जब गौन के पीछे जेब हुआ करती थी, और वो वक्त भी रहा है जब हम हाई कोर्ट का गाउन पहनते हैं, उसके पीछे जेब होती थी। ये इतना मुकद्दस पेशा था कि जिसके अंदर तौहीन समझी जाती थी कि वकील डायरेक्टली पैसे जो है वो लेता था। ये उस वक्त तक रहा है। अगर आपने अपना एक क्रेडिबिलिटी बनानी है, अपना एक नाम बनाना है, तो आपको पहले से ये चीजें इस डायरी के अंदर लिखी हुई हैं, इसको फॉलो, सिर्फ इसी को फॉलो कर लो तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब आपके सीनियर्स किसी भी केस के अंदर बहस कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, तो वो हवाला जात देते हैं, नज़ीर देते हैं, नज़ायर देते हैं, और वो साइटेशंस देते हैं, केस लॉ देते हैं। और पंजाब बार काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने इस चीज को समझते हुए उन्होंने हर रोज एक केस लॉ दिया होगा, हर रोज एक केस लॉ दिया हुआ है। अगर कोई भी यंगस्टर बच्चा हर रोज सिर्फ एक केस लॉ जो है वो पढ़ लिया करे, हर रोज एक केस लॉ, और उसके अंदर जाके हमारी ये जो कंप्यूटर लैब है यहां से उसका प्रिंट निकलवा ले, और निकलवा के उसको पढ़ के घर के अंदर अपनी एक फाइल तैयार कर ले रजिस्टर के अंदर, कि इस प्रपोजिशन के ऊपर कभी अगर कोई आया तो मैंने इस केस लॉ को करना है, तो 365 दिन के अंदर वो जो जूनियर है वो 365 केस लॉ को अपने फिंगर टिप्स पे कर लेगा। कहां जाने की जरूरत है आपको? सीनियर के पास उस वक्त जाने की जरूरत है आपको जब आपने उनसे
कुछ ऐसे नुक्ते पे बात करनी है जिसके बारे में आपको कहीं से हल नहीं मिल रहा। सीनियर के बगैर कभी कोई कदम ना उठाना, फतह खाओगे। लेकिन ये जो डायरी है हर रोज आपको एक केस लॉ बताती है कि आपने एक केस लॉ पढ़ना है और उसके ऊपर आपने चलना है। अब अगर आप नहीं करते तो ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी मिस्टेक है। इसके अंदर ना सीनियर का कोई कसूर है ना मेंबरान का कोई कसूर है। उसके बाद यहां पे ही कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई है। आपके पास इतना टाइम नहीं है वकील के पास कि वो बाकायदा तौर पर किसी आलिम दीन के पास जाए, वो किसी और के पास जाए। आप जिस भी मकतब फिक्र से हैं उस दिन की आयत को सुबह फजर के बाद अब कुरान पाक खोलो, उसको पढ़ो और उसकी तफसीर पढ़ लो। तो साल के एंड तक 365 आयात का तर्जमा तफसीर आपके पास होगी। और जब आप उसको कोर्ट के अंदर कोर्ट कर रहे होगे तो जज साहब आपको सुनेंगे। उस वक्त ना आपकी एज कंसीडर होगी, ना आपकी सफेद दाढ़ी कंसीडर होगी, बल्कि आपके आर्गुमेंट्स कंसीडर होंगे। तो 365 आयात कुरान पाक की आप जो है उनको कोड कर सकते हो। आप किसी भी मकतब फिक्र से हो, मेरा ये टॉपिक ही नहीं है। तो ये डायरी आपको बताती है कि आपने केस लॉ कहां से लेने हैं, वो आपको यहां से मिलेंगे। और उसके अलावा कमेंट्री बुक्स हैं जिसके अंदर से आप जाके रेलेवेंट सेक्शन पढ़ते हो तो उससे ऑलरेडी पहले जो साइटेशंस है, जो आपके केस लॉ मौजूद हैं, वो आप उसको पढ़ लेते हो। वो एक अलग चीज है, वो एक एक्स्ट्रा आप उसे कर सकते हो केस के हवाले से। लेकिन जैसे ही आप इस डायरी में जाओगे और आप अपने आप को पंक्चुअल बनाते हो, आप अपने आप को इसको लेके चलते हो, तो साल के एंड में 365 दिन 365 केस लॉ आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। ये अभी आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू करोगे आपको खुद एहसास होगा। मुझे आज भी याद है वो सीनियर कि उन्होंने, मैं बैठा हुआ एक प्रपोजिशन जो है हम डिस्कस कर रहे थे चेयरमैन साहब, उन्होंने बकायदा एक रजिस्टर निकाला जो कि 25 साल पहले उन्होंने अपने जो है प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उसके अंदर जो है वो किया हुआ था, उसका इंडेक्स बनाया हुआ और उसके अंदर बकायदा लिखा हुआ। उन्होंने वो केस उठा के मैं लेके गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी को लेते हुए अपने उस रजिस्टर को मेंटेन किया और उसके ऊपर चलते हुए उन्होंने विन किए हैं केसेस। और आपका नाम भी जो है क्यों नहीं आ सकता रिपोर्टेड जजमेंट के अंदर? याद रखना, वकील और जज सिर्फ एक सूरत में जिंदा है, मरने के बाद भी। सिर्फ एक सूरत में जिंदा है, मरने के बाद भी। आपकी रिपोर्टेड जजमेंट्स किस जज ने दी थी और किस वकील का नाम है, उसके अलावा हम सब मुर्द हैं, हमें कोई नहीं करेगा। मेरा बेटा भी या मेरी बेटी भी सर जाके फातिहा ख्वानी पढ़ेंगे और बस तख्ती लिखी होगी एडवोकेट फला फला फला, बस। सिर्फ इसी सूरत में आप जिंदा रहेंगे, इसी सूरत में ही लोग, आपको पता ही नहीं है कि आपको लोग कितना ऑब्जर्व करते हैं। कभी बात हुई ना सोशल मीडिया पे लीगल एथिक्स की, सर चेयरमैन साहब ये भी जरा एक लिख लें, सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे नौजवान हकीमी नुस्खे बता रहे होते हैं केस लॉ और वो चीजें, जबकि एक केस लॉ के रिपेल के अंदर दूसरा केस लॉ आके उसको खत्म कर चुका हुआ है। तो सर इसके ऊपर भी यूज ऑफ सोशल मीडिया अमंग द यंगस्टर्स या वोकला। अच्छा, अब ये 365 आप खुद देखो, 365 आपको केस लॉ आपकी डायरी में आपको पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान बता चुके होंगे। करना किसने है? सीनियर के पास इतना टाइम नहीं है, उसने 25 साल अपनी जिंदगी के लगाए हैं, उसे भी सुकून चाहिए। ये अब आपका काम है, आपने लेके जाना है, आपने अपने आप को तैयार करना है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे, अब हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के मुअस्सिस जजेस की तफसील दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद है। आपने चीफ जस्टिस से कोई बात करनी है, आपने चीफ जस्टिस के साथ या ऑनरेबल जजेस के साथ कोई बात करनी है, आपने कोई मशवरा करना है, तो यहाँ पे उनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं, उनके पीएस के नंबर लिखे हुए हैं। आप डायरेक्टली उनके पीए से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं। आपको किसी बार मेंबर की जरूरत नहीं है।
ऑलरेडी आपके मेंबरान आपको इतना इन्फोर्स कर चुके हुए हैं कि आप उनसे बात कर सकते हो, लेकिन वो बात क्या होगी, उसके एथिक्स क्या होंगे, अल्टीमेटली सीनियर ने बताना है। अल्फाज क्या होंगे कि मोअज़्ज़िज़ जज साहबान से बात करते हुए आपका क्या डेकोरम होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो आपको बताएंगे। लेकिन यहां पे आपको इतनी एक्सेस दी गई है कि आप बकायदा लेटर की सूरत में आप उन्हें लेटर लिख सकते हैं, जिस तरह ओपन लेटर कई दफा सोशल मीडिया पे तो आ जाता है ओपन लेटर, एक खुला खत चीफ जस्टिस के नाम, लेकिन वकील की ये शान नहीं है। मैं नहीं मानता कि वकील खुला लेटर लिखे, ओपन लेटर लिखे। क्या उसे नहीं पता कि मुतलका अदारा जो है उसको एड्रेस करने का तरीका क्या है? वो क्यों नहीं उसको एड्रेस करता और उसको लिखता? तो पंजाब बार काउंसिल की ये डायरी आपको मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के एड्रेसेस जो है, ठीक है जी, इस्लामाबाद में जजिस इनक्लेव में आप जो है वहां पे उनको लेटर लिख सकते हैं और वो जरूर उसका जवाब देते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे अशखास को जानता हूं जो रिस्पेक्टफुल वे के अंदर जज साहिबान से बात करते हैं। आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपको पता ही नहीं है। हम तो उस मोजज़े के इंतजार में है कि मैं रात को उठूं तो बाहर BMW खड़ी हो। मैं तो उस मोजज़े के इंतजार में हूं ना कि मेरा एक प्लाजा खड़ा हो। और जब हम मेहनत नहीं करते और हमें कोई बताता नहीं है तो हम फिर उन हर इलीगल काम के अंदर जाते हैं। जिस तरह मुझे आज भी उस बंदे की बात याद है, कहता बरेलवी साहब वकालत केड़ी करनी, सिविल दी करनी क्रिमिनल दी? मैं कहा यार मेरा ज्यादा एक्सपर्टीज क्रिमिनल की है, बस तुहानू मैं एक मशवरा देना। मैं बड़ा चुकन्ना हुआ, मैं कहा यार ये बंदा मुझे मशवरा क्या देने लगा? कहता तुहाडा ना कन्न टुटिया नाल यारी होनी चाहिए, SHO नाल यारी होनी चाहिए, महल्ले के बदमाशा नाल, ड्रग्स सप्लायर्स के साथ आपकी यारी होनी चाहिए। तुसीं तो वकील हो, तुहानू किसी ने की कहना, लेकिन तुहाडी वकालत बड़ी चमकेगी। तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और मैंने उस बंदे को बुलाना छोड़ दिया। इस तरह आपको बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मुझे आज भी याद है, मैंने 3 माह का किराया नहीं दिया था अपने ऑफिस का और 25 लाख रुपया मेरी टेबल पे पड़ा हुआ था। मैंने अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सेल नहीं किया, अपना ईमान नहीं बेचा। इस तरह की ऑफर्स आपको आएंगी, जरूर आएंगी, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने कहा था कि तुम्हारा नाम और रिजेक्शन बनाएगी, क्या बंदा बिकन वाला नहीं है। और जब आप अपने मुआशरे में अपनी इस प्रोफाइल को खड़ा करते हो, ये आपने अपने किरदार के ऊपर खड़ी करनी है, किसी और ने आके आपको नहीं हौसला देना, ये आपने डिसाइड करना है। ठीक हो गया? अब उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस का वो भी यहाँ पे डिटेल मौजूद है। उसके बाद गस्टेड ऑफिसर जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं। अब आपको कोई भी काम पड़ता है, इससे पहले आप लोग क्या करते थे, यार सवेरे जावांगा 9 बजे अदालत खुलेगी ना तो पहुंच लांगे, और अभी ऑफिस टाइमिंग मौजूद है 5 बजे की, 4 बजे की, आपके पास ये डायरी मौजूद है, आपकी कंसर्न क्यूरी है, आप उसी वक्त कॉल करो, लाहौर बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबर बैठे हुए, वो आपको आपका जवाब दे देंगे। क्यों कल तक का वेट करना? ये डायरी के अंदर ये सहूलत भी दी गई। अब उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं हमारे, उन सब की यहाँ पे उनका जो है वो दिया गया, GOR का एड्रेस दिया गया। आप लेटर लिखें। क्यों नहीं लिखते? क्यों एक किसी भी चीज के अंदर आपको अगर एक कंफ्यूजन आ रही है, आप उनकी कोर्ट में बैठे हुए थे और आपको एक लॉ की समझ नहीं लगी, उनके घर जाने की क्या जरूरत है? क्यों उन्हें डिस्टर्ब करें? क्यों उनके PA से कहेंगे हमें टाइम दो? आप उन्हें लेटर लिखें कि सर आपके केस के अंदर आपने ये नुक्ता बयान किया था, मुझे इसकी समझ नहीं आई, हवाला जात मुझे बता दें, मैं आपका मशकूर हूंगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जजेस, चीफ जस्टिस आपको रिप्लाई ना करें, बट ऑनर, बट रिस्पेक्ट, ये इसके अंदर मौजूद है। आप उठाएं और आप उसको करें। उसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ पंजाब बार काउंसिल, आपसे कोई पूछ लेता है कि यार इस वक्त क्या फीस है, क्या मेंबरशिप की क्या फीस है, आपको नहीं पता, डायरी पास नहीं है, आपके पास इसके अंदर पूरे नंबर दिए गए हैं मुतलका सेक्शंस के, आप उन्हें कॉल करके आप उनसे फोन पे पूछ सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं तो हमारे पास
ऑफिस बैरियर और बार एसोसिएशन 2022, हाँ, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स हैं, उनके जो सदर और सेक्रेटरी हैं पूरे पंजाब में, इस डायरी के अंदर 2022 के लिए उन सब की डिटेल मौजूद है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप किसी जगह पे हैं, आप सादकाबाद हैं, लियाकतपुर हैं, मेलसी हैं, विहाड़ी हैं, साहिवाल है, आरिफ वाला है, दीपालपुर है, रिनाला खुर्द है, कहीं पे भी है, पंजाब में आप कहीं पे भी हैं, तो आप उस वक्त मुश्किल में है या मुश्किल में नहीं है, आप वहां पे, आपके पास इतना लिया टाइम है, तो आप जाके क्यों नहीं सदर से मिलते, आप क्यों वहां के इलाके के सेक्टर से नहीं मिलते, हम क्यों एक दूसरे से दूर हैं। और जितनी शफकत, मुझे किसी ने पूछा था कि आपको वकालत में कौन सी चीज अच्छी लगी, मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे वकालत के अंदर जो चीज अच्छी लगी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसको मैंने वहां पे ऑब्जर्व होते हुए देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों से शफकत से पेश नहीं आता। सीनियर हमेशा जूनियर को सीने से लगाता है और जूनियर की जरूरत नहीं है कि वो किसी भी सीनियर को आग से तू तरा करके बात करे। मैंने कहा मुझे तो ये बात अच्छी लगी है, ऑब्जर्व कर किया मैंने। अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर सीनियर की बात समझ में नहीं आ रही, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई चीज है, तो उसके लिए भी रिस्पेक्टिव वे है, आप कर सकते। लेकिन ये जो हमारे दरमियान दूरियां हैं, पंजाब बार काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने ऑलरेडी उन्हें खत्म कर दिया होगा। ये अब हम में है कि हम किस तरह उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, हम किस तरह उसको लेके चल सकते हैं। मैं खुद चाहता हूँ, मुख्तलिफ बार्स के अंदर जाता हूँ, मैं जाके फोन करता हूँ, सर मैं आया था, मैं क्या सलाम कर लूँ, लाहौर से आया था, ओहो आप हमारे लाहौर के भाई हैं, बैठे बैठे मैं आ रहा हूँ खाना खाने, सर मैं बस ये केस मैंने कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ, मैंने सलाम करना था, आप ठीक है, नहीं नहीं आप ऑफिस में जाए, बकायदा बंदा आता है उनका, वो लेके जाता है, चाय पिलाता है, उतनी देर को प्रेसिडेंट साहब भी आ जाते हैं और खंदा पेशानी से मिलते। जब तक हम इस तरह ये बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, जो कि मुझे दुख है कि इस वक्त हमारी बॉन्डिंग टूटती हुई नजर आ रही है। इसको किसने लेके जाना है? ये यंगस्टर जो बैठे हुए हैं, इन्होंने आगे लेके जाना है, इन्होंने आगे मजबूत करना है उसको, किसी ने नहीं करना। सीनियर्स अपनी इनिंग्स खेल चुके हुए हैं, हम उनसे जितना इल्म ले सकते हैं ले सकते हैं। हमारे लिए ना तो अब सहीफा आना है और ना ही नाउजुबिल्ला किसी नबी ने आना है। नाउजुबिल्ला अना खातमुन नबीय्यीन ला नबी बादी। अब हमने उनसे सीखना है जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं इसके अंदर। अब आगे आ जाते हैं, क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। इसी तरह जब पहले तो ये होता था कि पंजाब बार के अंदर जब उन्हें रजिस्ट्रेशन करानी होती तो फॉर्म मिलता था, ऑलरेडी वो फॉर्म यहां मौजूद है। मैंने कई दफा इस डायरी से कॉपी करवा के वो फॉर्म फिल करके दिया, मैं बार में नहीं गया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कॉपी करवाई है, कॉपी करवा के इसके अंदर मैंने जो है वो, आपको हैरत हो रही होगी, मैंने यहां से कॉपी करवाई है, सिंपल। मैं कहा यार कॉपी करके मैंने यहीं से तैयार किया। मैं नहीं गया उधर स्टैनो के पास ये वाला सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग, फोटो कॉपी कराई, फोन से फिल कर दिया, आसान नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया कि वो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, और उसके अंदर वो बहुत अच्छा है वैसे बाय द वे। और उसके अंदर पंजाब बार काउंसिल ने जो टाइम दिया हुआ है उसके मुताबिक आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाओ, ताकि वो जो काली भेड़े हैं, वो जो बंदे हैं जिन्होंने हमारा जो है वो निजाम तबाह किया हुआ है, उनकी छांटी हो सके। उसके बाद इसी तरह लीगल हैंडबुक है, लीगल हैंडबुक के अंदर उन्होंने कुछ लॉ दिए हुए हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसका एक तफसील दी हुई है। इसी तरह आप आगे चलें तो उसके अंदर मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगी, उसका रेलेवेंट सेक्शन क्या है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके एक एक सेक्शन को, सिर्फ इसी को ही आए, टाइम मिला ठीक है, आए यहाँ पे आके बैठे, रेस्ट जुडिकाटा, रेस्ट सब जुडिस उठाएं, यहां से पढ़े। कैसे नहीं आप जो है वो उस पाए के वकील बन सकते हैं कि जिससे बात करते हुए लोगों की टांगे तर कांपे। कैसे मुमकिन है कि कोई जज आपकी जो है इंसल्ट कर दे। बड़े कहते होते थे खाली भांडा खड़कदा है, भरे हो ना वो खड़कदे नहीं, हम भरे हो भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग करता हूं, ये लिखे हुए एक्ट, इसके बाद मैं कुछ सिफारिशात दूंगा
कि इस डायरी के अंदर क्या क्या मजीद चीजें जो है वो ऐड करती जाए तो हमारे लिए सबके लिए आसानी होगी। आखिरी बस, अब इसके बाद मैं मजीद आपका टाइम नहीं लूंगा। आपको याद होगा कि आपके पास कोई भी बंदा जब FIR लेके आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जाहिर आप जानते हैं कि आपने सबसे पहले सेक्शन देखना होता है कि कौन सा लगा है, फिर उसके बाद आप ऑफेंस की नोयत देखते हो, उसे पढ़ते हो, करते हो। अब उसके बाद करना क्या है, इसके लिए हम ब्लाइंड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो FIR भी उस वक्त सुनी होती है जब सीनियर के पास एक बंदा आके मशवरा कर रहा होता है। हमने आज तक FIR को पढ़ने का तरीके नहीं सीखा। 20 से 25 पॉइंट्स ऐसे होते हैं FIR के अंदर जिसको पढ़ना जरूरी है। और मुझे आज भी वो शख्स याद है, कोऑपरेटिव 3rd फ्लोर के अंदर वो शख्स सिर्फ एक FIR लेके आया, FIR, और उसने उस FIR की हर लाइन के रेफरेंस में नीचे एक केस लॉ लिखा हुआ था। मजा आया यार। मुझे आज भी याद है, मैं जब बच्चों को पढ़ाता था ना, तो मैं उन्हें पता क्या कहता था, मैंने ये कहता था, यार मैं लॉ को फॉलो करने के लिए नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, लॉ के साथ प्ले करो, खेलो। जब आप ओबे की तरफ जाओगे, यू आर अ सर्वेंट ऑफ लॉ, और जब आप उस लॉ को अंडरस्टैंड करके उसके अंदर से रास्ते निकालोगे, देन यू आर अ किंग, यू आर अ लॉ मेकर इटसेल्फ इन योरसेल्फ। और ये कब होगा? जब पढ़ांगे जब हम खुद करेंगे। तो अच्छा, अब आपने देखा होगा सिविल प्रोसीजर कोड, CRPC। तो CRPC के अंदर हम क्या करते हैं, ये CRPC आपका चलता जाता है आपके प्रोसीजर के बारे में बताता है, सीधी एक FIR और चीजें वगैरह सारी। अब आपके पास FIR आ गई है और आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो ये भी बुरा लगता है कि आप ये कहो, अच्छा या मैं सर जी दसना जरा, उस्ताद हो तो बीवी ना लड़के बैठा हुआ है, उन्हें को गाली करनी है सीधी सी बात है कि लड़ाई हुई है, जो भी है वो बैठा हो, यार मैं भी तो बच्चों के साथ आया हूं, तुम सुबह पूछ लेना, कर लेना। तो उसके लिए पंजाब बार काउंसिल ने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान है, क्या दूरअंदेशी है यार इनकी, कुर्बान जाऊं इन पे। इन्होंने CRPC के अंदर लास्ट में स्केजुअल दे दिया, किसका? स्केजुअल नंबर 2, टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। इस तरह करके ये चार्ट एक टेबल दिया हुआ है जो अबैटमेंट से शुरू होता है, सेक्शन 109। अब आप अगर इसे गौर से देखें तो सबसे लेफ्ट साइड जो आपकी बनेगी वो ऑफेंसेस हैं जो आपके PPC के हैं। उसके बाद उन्होंने उन ऑफेंसेस की चीता छोटी छोटी डिटेल भी दे दी गई है। उसके बाद उन्होंने साथ में अरेस्ट विदाउट वारंट और वारंट कि उस केस के अंदर आपको वारंट की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद उसके लिए वारंट और समन की जरूरत है या नहीं है। उसी तरह बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। उसके साथ कंपाउंडेबल है नॉट कंपाउंडेबल के राजीनामा हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद पनिशमेंट इसकी क्या है और जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से मजिस्ट्रेट या कौन कौन सा जो जज साहब है, सेशन कोर्ट के अंदर कौन से केस होंगे, जिसका 302 का ट्रायल आपका वहां चलता है सेशन कोर्ट में। तो आपको ये आपका FIR को जब आप उठा के इधर लाएंगे, अच्छा जी 420 है उठा लो, 302 ठीक है जी, नहीं पता कोई पता नहीं, यहां से उठाया, यहां से उठा के आपने उसी वक्त देखा, हाँ यार तेरा ये बनता है, यार तुम्हारा ये मामला है, हम कर लेंगे। आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आपने कैंट कचहरी में जाना है कि आपने जो है मॉडल टाउन कचहरी में जाना है कि आपने जिला कचहरी में जाना है, वो आपको FIR बता देती है। लेकिन आपको आपको उसके अंदर कि वो बेलेबल नॉन बेलेबल कब है, यार ये सीधी सी बात है, ये आपको प्रैक्टिस से आना है, FIR पढ़ के आना है, उसके अंदर जाके आना है। पढ़ने से आपने पढ़ लिया है। अब आपने हमेशा अपनी जिंदगी में एक बात याद रखनी है कि जिन्ना पढ़ना सी पढ़ लिया, हूं थोड़ा सा सीख लिए। पढ़ने में और सीखने में फर्क है, ठीक है। पढ़ना जो है आप अखबार पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, लेकिन आप सीखते नहीं हो, टीवी चैनल देखते हो, सीखते नहीं हो। जब आप सीखोगे तो सीखने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए टाइम निकालना जरूरी है, सोशल मीडिया से दूर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये आपको यहाँ पे सीनियर के पास जाए बगैर आप कर सकते हैं। और ये पंजाब बार काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने इतनी सहूलियात हर शख्स के लिए रखी। मुझे भी जरूरत पड़ती है, मैं इसको जो है वगैरह
अच्छा, अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट, सनराइज और सनसेट और सनराइज की टाइमिंग लिखी हुई है। इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं आपको, अगर 2 मिनट आप चाहें। याद रखना, पुलिस आपके घर में आफ्टर सनसेट नहीं आ सकती, और ना ही सूरज तुलू होने से पहले आ सकती है। नाउ ही हैज टू वेट आउटसाइड योर हाउस, कि उसने दरवाजा भी खटखटाना है ना, तो उसने वेट करना है। और अब अगर कोई शख्स वहां पे आ गया है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? लाओ यार, तुम्हारे पास कोई ऑर्डर तो होंगे, सर्च वारंट, घर के सर्च वारंट के तो होंगे, अरेस्ट वारंट तो होंगे, दिखाओ। कौन पूछता है यहाँ? कोई भी नहीं पूछता। और अगर वकील भी ना पूछे, तो फिर उससे बेहतर तो मुंशी है, जेड़ा रोज की 4,000 दिहाड़ी लांदा। ठीक है, याद रखना, यहां पे टाइमिंग लिखी हुई है उस साल के लिए। यहां पे आप ये एक रेफरेंस के तौर पे आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि ये टाइमिंग है। ये अब तो आपके पास वो 9 मई के वाक्य के बाद जियो फेंसिंग की सहूलत भी आ गई है। और बड़ी मजे की बात बताऊं, आप जो है अपने केस के अंदर जो है एविडेंस क्रिएट करने के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट्स के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं जियो फेंसिंग की, कि इसको पता करेंगे इसके साथ कौन कौन से कनेक्ट में था। जाओ, टिप बता रहा हूं भैया, आई है ना, इन्होंने खुद पैदा की है ना, आपने तो नहीं की। आपको तो, हमें तो पता ही नहीं था जियो फेंसिंग होती क्या है। माँ का मोबाइल। सर, आखिर में, अच्छा, अब आपको एक डॉक्ट्राइन प्ली ऑफ एलाबाई, ये डायरी आपको डॉक्ट्राइन ऑफ एलाबाई, प्ली ऑफ एलाबाई की सहूलत देती है। आपका केस अगर अदम पैरवी खारिज हुआ है, या आपका केस जो है वो किसी भी सूरत में हो गया कि क्लर्क ने गलत डेट लिख दी है, आप इसकी कॉपी कराओ, एप्लीकेशन लिखो और उससे सबूत दे दो कि भाई सर, ये मेरे क्लर्क ने गलत लिखा था, इसकी वजह से हुआ है, आप मेहरबानी करके इसको जो है बहाल कर दो। उसके बाद हमारे बहुत से वकला के ऊपर भी FIR होती हैं, हुई है, अभी भी हमारे वकला को उठाया जा रहा है, तो वो इस प्ली ऑफ एलाबाई का सहारा क्यों नहीं लेते? डॉक्ट्राइन ऑफ एलाबाई कि आप उस वक्त उस जो है वहां पे मौजूद ही नहीं थे, उसका सबूत क्या है? आप कोर्ट में थे, कोर्ट के अंदर जो आपके लगे हुए हैं जो सिक्योरिटी कैमरास, उसके अंदर से वीडियो क्यों नहीं निकालते? उस दिन आपकी लिस्ट लगी हुई है, आप उसका सहारा क्यों नहीं लेते? ये डायरी आपको कत्ल के मुकदमे से निकाल सकती है, अगवा के मुकदमे से निकाल सकती है, ये आपको हर उस ऑफेंस से निकाल सकती है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा आखिर में मैं सिर्फ कुछ सिफारिशात पेश करूंगा कि सर, इस डायरी के अंदर खत्म नबूवत के हवाले से बहुत काम हुआ है, और हमारी अदलिया में मौजूद जजों ने कुछ केस लॉ भी दिए हैं, इसके ऊपर आए हुए हैं। तो आप इसके अंदर एक सिफारिश मेरी ये भी है कि खत्म नबूवत के हवाले से कानूनी नज़ायर जो रिट पिटीशन है, एटलीस्ट उनके नंबर और उनके रेफरेंसेस जो है उसको जरूर इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। सर, उसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर रूल्स, जो लीगल एथिक्स है सर, उसका भी जो है वो एक इसके अंदर जरूर दिया जाए, ताकि ये जो यंगस्टर जो हैं वो इटसेल्फ अंदर शाखा बने होते हैं यूनिफॉर्म पहन के, उन्हें पता हो कि ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे ऊपर हमें पकड़ भी सकता है। सर, उसके बाद नोट पेजेस लिखे होते थे 31 दिसंबर के बाद, उसका फायदा ये होता था सर कि हम सारे जो लास्ट में अगले साल को हमने जो लेके जाने हैं केसेस, तो हम उस नोट पैड के ऊपर लिख लेते थे। इस साल इन्होंने वो नोट पैड के लिए 2 से 3 सफ़े जो हैं सर, वो उनसे मिस्टेक होगी, काम का लोड होगा, जिसकी वजह से वो उसके अंदर नहीं आ सके, तो सर उसके लिए भी जो है वो। और सर, इसके अंदर साइबर क्राइम एक्ट और नैब एक्ट, सर काइंडली ये भी मेरी एक सिफारिश है कि उसको भी अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि साइबर क्राइम से रिलेटेड भी FIRs आ रही हैं, और दूसरा नैब के भी जो है ना सर वो आ रही हैं। आखिर में मैं आपको सिर्फ आखिर में ये कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, और अल्लाह ताला आपको जो है एक ऐसा वकील बनने की जो प्लेस है, नंबर 1 प्लेस है, वहां पे जाने की तौफीक है। और याद रखना, आखिर में खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का, आपने अपने आप को खुद बदलना है, और हम लोग आपके लिए तैयार हैं।
पंजाब बार कौंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है वो की हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।